मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अभी घर पर हैं और स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों के बीच सुरक्षित शनिवार में ढेर सारी नई जानकारियाँ लेकर आई हूँ। बच्चों, आपको पता है कि इस शनिवार को किस आपदा के संबंध में हम बात करेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। आज जून महीने का दूसरा शनिवार है और सुरक्षित शनिवार की सारणी के अनुसार आज हम लोग अगलगी से होने वाले खतरे एवं बचाव के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। बच्चों, अभी तो गर्मी का मौसम है। इस मौसम में तेज़ धूप होती है, कभी कभी तेज़ हवा भी चलती है। आप जानते हैं, इस मौसम में अक्सर आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े आग का रूप ले लेती है। अगलगी से जान माल की बहुत क्षति होती है। आपके गांव तथा घर के आसपास भी तो आग लगने की घटनाएं होती हैं ना। तो बच्चों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आग जैसी आपदा से हमारा सामना कभी भी हो सकता है। इसलिए तैयार होकर बैठें और बहुत ध्यान से सुनें और समझें। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? चलिए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग चित्रों के माध्यम से देखेंगे अगलगी के संबंध में हजार्ड हंट और इससे बचाव का अभ्यास। विद्यालयों एवं घरों में हजार्ड। बच्चों, आप देख रहे हैं कि अधिक लोड के कारण बिजली के प्लग में आग लग गई है। गलत तरीके से रखे सिलेंडर अगलगी का कारण बन सकते हैं। गैस चूल्हे के पुराने पाइप या लीकेज के कारण गैस चूल्हे में आग लग सकती है। लकड़ी के आग से निकलने वाली चिंगारी एवं गोद में बच्चे को लेकर आग के पास बैठना या खाना बनाना खतरे की बात है। विद्यालयों में हजार्ड हंट। विद्यालय में बच्चे हजार्ड हंट कर रहे हैं। लटके हुए तार से अगलगी एवं अन्य खतरे हो सकते हैं। बाल प्रेरकों के द्वारा आग बुझाने के तरीकों को बताया जा रहा है। बाल्टी के पानी में बोरे को गीला करके उससे आग बुझाना तथा आग को पूरा ढक कर ऑक्सीजन से संपर्क काट देने पर आग बुझ जाती है। जोखिमों की पहचान। बच्चे जोखिमों की पहचान कर रहे हैं। छत से टूटकर कुछ गिरने की स्थिति बनी हुई है। कबाड़ से रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। इधर उधर बेतरतीब चीजें रखी हुई हैं। कोने में रखे शीशे के टुकड़े खतरनाक हो सकते हैं। बच्चे फायर अलार्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आग लगने की स्थिति में इसमें लगे शीशे को तोड़कर बटन दबाकर अलार्म बजा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग विद्यालयों, घरों में अगलगी से बचाव के बारे में जानेंगे। माचिस और लाइटर के साथ ना खेलें। बच्चों, आप सभी ने माचिस की डिबिया देखी है और कई बार आप इसे खेल खेल में जलाते भी हैं, परंतु आपको याद रखना है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आप लोग निश्चित ही इस बात पर ध्यान। जलती हुई माचिस की तीलियां अथवा अन्य चीजें इधर उधर ना फेंकें। बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी चीजों को फेंकने से पहले पानी में डालकर बुझा लें। इससे अनावश्यक आग लगने से बचा जा सकेगा। आप अपने से बड़े लोगों को भी ऐसा करने से के लिए कहें। मोमबत्ती, अगरबत्ती, दिया, लालटेन को यूं ही जलते हुए ना छोड़ें। थोड़ी सी असावधानी एक आपदा यानी अगलगी का रूप ले सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई कमरे में ना हो तो ऐसी जलती हुई चीजों को बुझा दें अथवा सोने जाएं तो इन्हें बुझा दें। बिजली के प्लग के इस्तेमाल में सावधानियां बरतें। बच्चों, आजकल सभी घरों में बिजली के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। उपकरणों को चलाने के लिए बिजली के प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इनसे दूर रहना है तथा अपने से छोटे बच्चों को भी इनसे दूर रखने का प्रयास करें और उनके सही इस्तेमाल के बारे में बताएं। इसका गलत इस्तेमाल, जैसे इसमें पिन डालना, उंगलियां डालना इत्यादि, शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। चूल्हे और आग के इस्तेमाल वाली जगहों से दूर रहें। आपको पता है कि घरों में, रसोई घर में ज्यादातर समय
खाना बनते समय चूल्हा जलता रहता है। ऐसे में आप ऐसी जगहों पर ना खेलें तथा अपने से छोटे बच्चों को भी ऐसी जगहों से दूर रखें। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर जहां आग जल रही है, जैसे मवेशी घर में धुआं करते वक्त अथवा अन्य आग वाली जगहों से अपने आप को दूर रखना। चूल्हे, दिया, बोरसी से दूर रहें। बच्चों, थोड़ी सी असावधानी आपको खतरे में डाल सकती है, क्योंकि शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़ों में तेजी से आग पकड़ता है और अगलगी का रूप ले सकता है। इसी तरह पटाखे जलाते समय विशेष सावधानी बरतें और पानी की बाल्टी तथा बालू की पर्याप्त व्यवस्था रखें। आग से सुरक्षा के उपाय के रूप में निकास योजना का निर्माण और उसका अभ्यास। बच्चों, आपको हजार ढंड के बारे में पता है, इसे कैसे करना है? इसी के अंतर्गत आपको भी अपने घर के लिए ऐसी आपदा के समय बचकर निकलने के लिए एक निकास योजना बनाना चाहिए और समय समय पर मॉक ड्रिल के माध्यम से इसका अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास में घर के सभी सदस्यों को शामिल करें। क्रॉल करने, रेंगने की जानकारी और उसका अभ्यास। जब भी घरों में आग लग जाती है तो पूरा घर विभिन्न वस्तुओं के जलने से बने धुओं से भर जाता है। बच्चों, आप तो यह जानते हैं कि धुएं से दम घुटता है और जान जा सकती है। ऐसी स्थिति में बाहर निकलने के लिए क्रॉल यानी रेंगने की गतिविधि की जानकारी होना विशेष रूप से लाभदायक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धुएं की प्रवृत्ति गर्म होती है। वह कमरे, घर में ऊपर की ओर फैलता है। ऐसे में कमरे या घर के बाहर रेंग कर निकल सकते हैं। इस गतिविधि का निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। रुको, लेटो और लुढ़को और इसका अभ्यास। यह आग से बचने का एक बेहतरीन तरीका है कि शरीर में आग लगने पर कभी दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि शरीर में लगी आग को बुझाने के लिए तुरंत ही रुककर जमीन पर लेट जाना है और लुढ़कना प्रारंभ करना है। इससे शरीर में लगी आग तुरंत ही बुझ जाएगी। इसका निरंतर अभ्यास आपको आग से सुरक्षा में हमेशा मदद करेगा। आग लगने पर अलमीरा अथवा पलंग के नीचे अथवा किसी छोटे कमरे में नहीं छिपें। आग से बचने के लिए कभी भी किसी अलमीरा अथवा पलंग के नीचे अथवा छोटे कमरे में नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलता है और ऐसी परिस्थिति में आपको फंसने की संभावना बन जाती है। आग से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी तरह कमरे या घर से जल्दी बाहर निकल जाएं। स्वयं की सुरक्षा को महत्व दें। सभी अपने सामानों से बहुत लगाव रखते हैं, परंतु आग बहुत तेजी से फैलता है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी भी देरी आपके जीवन को ज्यादा क्षति कर सकती है। इसलिए आग लगने की स्थिति में अपने सामानों की ज्यादा चिंता ना करें। अपने मूल्यवान जीवन को बचाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सीढ़ियों का प्रयोग करें। आग लगने की स्थिति में यह जानना जरूरी है कि सीढ़ियों का प्रयोग करना है। अगर आप बहुमंजिले घरों में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक है। अंत में सहायता के लिए प्रशासन को सूचित करना। एक बार जब आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तब आपको तुरंत ही सहायता के लिए प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखने से बहुत हद तक आप अगलगी से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। हाय अप्पू, क्या बना रहे हो? मैं एक नई तरीके का लिक्विड बना रहा हूँ जो आग को और भी जल्दी बुझाता है। बस ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तो आग तेज कर देते हैं, जल्दी पक जाएगा। नहीं, उसे मत छेड़ो। दोनों जल्दी से जमीन पे रेंग के धुएं से दूर निकल जाओ। अप्पू, धम्पू, फिर कभी आग से मत खेलना। ओके, चलो अब खेलने चलें। एक मिनट, मैं जरा सा बिजली बंद कर दूं।
जब भी घर से बाहर जाओ तो सब बिजली के स्विच ऑफ करना चाहिए और सारी बिजली की चीजों के प्लग निकाल के ही जाना चाहिए। और मम्मी कहती है कि किचन में भी गैस के सिलेंडर का रेगुलेटर ऑफ कर देना चाहिए। वेरी गुड जीना। अगर घर में आग लग जाए तो हमें भागने के रास्ते से निकल जाना चाहिए, जो कि घर के हर सदस्य को पता होना चाहिए। अब चलें? कितना अच्छा दिन है, लगता है कोई पटाखे जला रहा है। वेस्टर्न अंकल की गाड़ी तो हमेशा पटाखों की तरह बजती रहती है। पर वो पटाखों की तरह खतरनाक नहीं है। पता है, पटाखों से भी आग लगने का खतरा होता है, इसलिए हमेशा किसी बड़े के साथ ही पटाखे जलाने चाहिए। मैं तो हमेशा ही पापा के साथ पटाखे जलाती हूँ, पर धम्पू तो सुनता ही नहीं। धम्पू, तुम्हें ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें भी चोट लग सकती है। पर अगर खुद को आग लग जाए तो? अगर खुद को आग लग जाए तो 3 बातें याद रखना। रुको, लेटो, लुढ़को। ऐसे रुको, लेटो, लुढ़को। समझे? हाँ। एक और बात, आग लगने पे फायर ब्रिगेड को भी फौरन फोन करना चाहिए। और उनका नंबर है 101। वेरी गुड। नमस्ते बच्चों, आज हमारे साथ श्रीमान के झा साहब हैं, जो SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी राज्य आपदा मोचन बल के सेकेंड इन कमांड हैं। आज हम सर से अगलगी से बचाव के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। इसके अलावा विद्यालयों एवं घरों को अगलगी से बचाने के लिए क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप बढ़ते हैं सवालों की ओर। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल गर्मी में आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें हम आग लगने से जोखिम की जो पहचान कैसे करें, इसके बारे में आप हमारे बच्चों को बताएं। बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं ये जानने के लिए। देखिए, हमारे गांव में, हमारे समाज में गर्मियों के समय में जो आग लगती है, इसकी जोखिम हमारे घरों के पास, हमारे विद्यालयों के पास, खेतों के पास पहले से रहती है। हमारे घर में जो खाना बनाने की रसोई में जो गैस होती है, उससे आग लगने की घटनाएं बढ़ती है। खेत खलिहान में जो थ्रेसिंग मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, उससे आग लगने की घटनाएं होती है। हमारे घरों में जो बिजली की वायर होती है, उससे बहुत सारी आग लगने की घटनाएं होती है। ये सारे जोखिम हमारे घर में, हमारे विद्यालय में पहले से ही विद्यमान है। हमें इन सब को समय समय पर जांचना है, परखना है और यह देखना है कि यह सुरक्षित ढंग से अपने अपने जगह पर काम कर रहा है या नहीं। इन सभी घटनाओं को रोकने वाले जो कारण हैं, उनको पहचानना और उनका ससमय निदान करना, अपने बड़े बुजुर्ग से इस पर विचार करना, यही आग लगने की जोखिम की पहचान है। सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो जोखिम है वो हमारे आसपास ही है, जो हम घर में रहते हैं, हमारे जो खेत खलियान है, उन्हीं में पहले पहचान करें जोखिम की और उसके बाद ही फिर उसका निदान करें। तो सर, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सर, मेरा दूसरा सवाल है, हमने ये पाया है कि गर्मी अधिक होने पर घरों में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग बहुत लगती है। तो सर, ये जो घरों में शॉर्ट सर्किट होते हैं, उसके आग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और उसका जोखिम की पहचान कैसे करें उसकी हम? जब घरों में बिजली से आग लगने की घटनाएं होती है, उसके 3-4 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है ओवरलोडिंग का होना। पुराने वायरिंग में नए घर में उपकरण लाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पंखा के बाद कूलर आ गया, टीवी आ गया और भी कई सारे विद्युत उपकरणों के आ जाने के बाद उसी पुरानी वायर पर जब हम सबको कनेक्ट कर देते हैं, तो बिजली के तार को अधिक गर्म होने की घटनाएं होने लगती है और उससे आग लगती है। ऑफिस में भी ऐसा होता है सर? जी हाँ, ऑफिस, विद्यालय, घरों, हर जगहों के लिए हमें बिजली के वायर को नवीनीकरण करना है। साथ ही उसकी मोटाई की क्षमता के अनुसार से उस पर लोड देना है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात है, जो जगह जगह पर बिजली के वायरिंग के जॉइंट
खुले रहते हैं, लूज रहते हैं, उसको कवर करना है, लूज वायर को फिक्स कर देना है, और जहाँ जहाँ पर फ्यूज लगाया गया है, कट ऑफ लगाया गया है, उनको बाईपास नहीं करना है। बाईपास करने का मतलब है कि फ्यूज को खराब हो जाने के बाद लोग उसमें मोटा तार लगा करके उसको बाईपास कर देते हैं, जिससे कि ओवरलोड होने पर वो फ्यूज काम नहीं करता है और पूरे वायरिंग में आग लग जाती है, जिससे घरों में आग लग जाती है। ये सब छोटे छोटे ऐसे जानकारियां हैं जो बच्चे अपने पिता के, अपने माताओं के या अपने बड़े बुजुर्ग से सीख करके अपने घरों में जो विद्युत के उपकरण लगे हैं, वायरिंग लगी है, उसकी पहचान करें और इसकी जांच ससमय करते रहें। सर आपने बहुत अच्छा बताया। अभी जो ओवरलोडिंग है सबसे बड़ा मेजर रीज़न है जो आग लगती है शॉर्ट सर्किट से, तो ध्यान रखेंगे कि हमारे घरों में भी कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं है, इस पर ध्यान देकर फिर उसका निदान करें। तो सर, और हमारा जो तीसरा सवाल है सर, आग लगने पर जो शरीर है बिल्कुल झुलस जाता है, तो सर हमें बताएं, हमारे बच्चे भी जानना चाहेंगे कि उस समय प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उसको स्टेबलाइज कर सकें और सही तरीके से हॉस्पिटल ले जा सकें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। आग से झुलसने के बाद जो प्राथमिक उपचार की विधियां हैं, उसमें सर्वप्रथम हम आग से जलने वाले अंगों को ठंडे पानी से धोते हैं। हम यह मानकर रखते हैं अपने गांव में, अपने समाज में, कि पानी से धोने के बाद फोड़ा हो जाएगा, तो उस फोड़े से बचने के लिए लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि यह मिथ है, यह उचित बात नहीं है। हमें 20 मिनट तक जले हुए अंगों को धोना होगा। उसके बाद साफ कपड़े से उसकी ड्रेसिंग करनी है। अगर ड्रेसिंग करने वाला गॉजेज गाँव में आपके घरों में उपलब्ध नहीं है तो सूती कपड़े से उसको आप ठीक से बांधें, ड्रेसिंग करें। उसके बाद पूरे शरीर को हम ढक करके अस्पताल तक ले जाएंगे। साथ साथ अस्पताल ले जाने के क्रम में यह भी देखेंगे कि क्या घायल व्यक्ति जिसे आग लगी है, जो झुलस गया है, क्या उसके सांस ठीक चल रही है। अगर सांस लेने में दिक्कत है और सांस धीरे चल रही है तो कृत्रिम सांस देने की विधियाँ या CPR की विधियाँ को भी अपनाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि झुलसे हुए व्यक्ति का अंग हृदय के लेवल से ऊपर रखेंगे। अगर हाथ में आग लगा है या पाँव में आग लगा है तो पाँव में आग लगने के बाद व्यक्ति को लिटा दें, उसके झुलसे हुए अंग को ऊपर रखें। हाथ में अगर आग लगा है तो हाथ को हृदय से ऊपर रखें, ताकि आग लगने के बाद अगर खून का रिसाव हो रहा हो तो वो रिसाव कम से कम हो। ये प्राथमिक उपचार थे और इसे हम गाँव में या अपने घरों में लागू कर सकते हैं, ताकि जाते हुए व्यक्ति को, अस्पताल जाते हुए व्यक्ति की प्राणों की रक्षा हो सके। सर, अभी आपने हमें बताया कि आग लगने के बाद जो झुलसे हुए इंसान हैं उनको कैसे करके हॉस्पिटल ले जाना है। पहले तो उनको पानी से धोना है और उसके बाद उनको किसी साफ कपड़े से ढक करके ही अस्पताल लेकर जाना है। अस्पताल साफ कपड़े से ढककर ले जाने का मकसद है कि उनमें इन्फेक्शन कम से कम हो। धूल, मिट्टी, इन सब से बचाकर हमें उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए और उसके बाद वहां जाकर उनका जो उनका इलाज है वो अस्पताल में होगा। और सर, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सर अभी आग लगने के बाद घरों में धुआं से दम घुटने के कारण लोगों की जानें चली जाती हैं, तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे में कोई बच्चा या व्यक्ति आग के धुएं में घिर जाए और उसके बाद सांस लेने के कारण बेहोश हो जाए, तो सर हम ऐसा क्या करेंगे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ताकि उसकी जान बच सके? देखिए, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि जब आग घर में लग जाती है उस समय में धुएं से घिर जाने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और दूसरा पहलू है कि धुएं में सांस लेने के बाद जब दम घुटता है उस समय व्यक्ति को कैसे प्राथमिक उपचार देकर के अस्पताल पहुंचाना चाहिए। पहले हम इस प्रश्न के पहले पार्ट पर आते हैं कि आग लगने के दौरान धुएं से घिर जाने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना है कि धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बहुत जहरीला है। यह धुआं हवा से हल्का है और घर में ऊपर की तरफ से भरने लगता है, तो घर का जो नीचे का स्तर है उसमें हम क्रॉलिंग करके रेंगते हुए जब हम घर में जाते हैं तो ये सुरक्षित तरीका है। नीचे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन सांस लेते हुए आप आगे बढ़िए, घायल को ढूंढिए,
उस समय में आपके नाक पर मास्क जरूर बंधा होना चाहिए, या रुमाल बंधा होना चाहिए, या तौलिया बंधा होना चाहिए, वह भी पानी से भिगा करके। भिगा हुआ तौलिया, मास्क या भिगा हुआ गमछा आपको काफ़ी देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से बचा कर रखेगा। आप घायल तक पहुँचिए, उसको आवाज़ दे करके या उसको टटोल करके ढूंढ करके उसको फिर क्रॉलिंग के मेथड से खींच के बाहर निकालिए। खड़ा होकर जाना आपके लिए नुकसानदायक है, इससे आपको सांस लेने के दौरान आप बेहोश भी हो सकते हैं। घायल व्यक्ति को जब आप बाहर निकालते हैं, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, होश में है, तो उसके सांस को परखिए। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो उसे खुले जगह में रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या वो बेहोश हो रहा है, उस स्थिति में आपको कृत्रिम सांस देने की जरूरत होगी। कृत्रिम सांस देने से पहले उसके पल्स को, धड़कन को और उसके सांस को परखेंगे। सांस भी कम हो रहा है, धड़कन भी बंद हो रही है, तो उसे CPR भी देना पड़ सकता है। अगर धड़कन ठीक है, केवल सांस कमज़ोर हो रही है, तो उसे केवल माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, मुंह से मुंह के द्वारा कृत्रिम सांस देने की कार्रवाई करनी होगी। अगर हमारे पास बैग वॉल्व मास्क या ऑक्सीजन के सिलेंडर मौजूद है, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे करके या बैग वॉल्व मास्क के थ्रू भी हवा दे करके उसकी जान बचा सकते हैं। यह संसाधन हम जानते हैं कि घरों में उपलब्ध नहीं होता है, तो हम कृत्रिम सांस दे करके खुले में रख करके उसके कपड़े को, उसके बटन को खुला करके उसे इस तरह से हम कुछ देर तक वहाँ रखेंगे, ताकि उसे फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई उसके शरीर में दी जा सके। इस तरह से हम उसकी जान को बचाने का प्रयत्न करेंगे और जल्द से जल्द उसे अस्पताल तक ले जाने की कार्रवाई करेंगे। और सर, हमारे बच्चे ये जानना चाहेंगे, जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो क्या हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए या डाउनस्टेयर्स पे जाना चाहिए? आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, इसीलिए अगर बिल्डिंग के 2 मंजिले में या 3 मंजिले में आग लगती है तो ऊपर के फ्लोर वाले को भी नीचे ही आना चाहिए। कभी भी आग लगने की स्थिति में ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो तभी जाए जब नीचे उतरने का कोई संसाधन मौजूद नहीं हो, सीढ़ी और जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, तभी हम कुछ देर के लिए ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो हमारा पहला प्रयास नीचे की तरफ उतरने का होना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे बच्चों को ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए आपको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आपको इस एपिसोड को देखने के लिए। जब हमारे घरों में कभी आग लग जाती है, सिलेंडर में आग लगने के बाद लोग घबरा जाते हैं, आग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ कभी कभी सिलेंडर के नॉब और सिलेंडर के रेगुलेटर में लीकेज होने के कारण जब उसे बुझाने की ज़रूरत पड़ती है और हम घर में इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो घर में भी आग लग जाती है। आइए आपको हम SDRF के कार्मिकों के द्वारा एक प्रदर्शन करके दिखाएं कि सिलेंडर के नॉब में या सिलेंडर में लीकेज होने के बाद लगी हुई आग को कैसे बुझाते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। पहले हम देखते हैं कपड़े के द्वारा कैसे बुझाया जाता है। यहाँ हम एक चादर लेंगे, चादर को भिगा करके और इस तरह जल्दी से बुझा करके आग को बुझा देंगे। ये जो तरीका है, ये इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि चादर को पानी में भिगा करके सिलेंडर के नीचे तक ले जाना है। सिलेंडर को पूर्णतया ढकने से आग का संपर्क टूट जाता है ऑक्सीजन के साथ और आग बुझ जाती है। अभी हम दूसरा मेथड देखते हैं कि जहाँ आपके पास आग को बुझाने के लिए अगर बाल्टी उपलब्ध है और वो बाल्टी की साइज़ सिलेंडर के साइज़ के बराबर है, तो बाल्टी की चौड़ाई के तरफ से, बाल्टी के मुंह के तरफ से सिलेंडर को ढक करके कैसे हम आग बुझाते हैं। हम देखेंगे SDRF के डेमोन्स्ट्रेशन में कि इस बाल्टी को उन्होंने सिलेंडर के ऊपर से ढक दिया और ये आग को बुझा दिया। यहाँ पर हम जब बाल्टी को निकालते हैं तो नॉब को फिर से बंद करने की कार्रवाई करेंगे, अन्यथा गैस का रिसाव होते रहेगा और वो जहरीला गैस फिर से आग लगने की दुर्घटना को जन्म दे सकती है। तो जब हम कपड़े से आग बुझाएं या सिलेंडर को बाल्टी से बुझाएं, दोनों विधि के बाद अंत में सिलेंडर के नॉब को पुनः बंद करेंगे। सिलेंडर में लगी हुई आग को बुझाने के लिए एक तीसरा तरीका है, उंगली के द्वारा सिलेंडर के रेगुलेटर के पास में से जहाँ से हवा निकल रही है उस जगह को बुझाना। आइए इस प्रदर्शन को हम देखते हैं। सिलेंडर के नज़दीक जाएंगे और उंगली से सिलेंडर को दबा देंगे। इस प्रदर्शन में फिर आप सिलेंडर को वापस उसके रेगुलेटर को बंद करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका उंगली नॉब के बिल्कुल नज़दीक रहे। एक बार उंगली को नॉब को नज़दीक करके दिखाइए। बिल्कुल इस तरह से उंगली को हम नज़दीक से दबाएंगे, अन्यथा उससे 4-5 इंच की दूरी के बाद से आग लगनी
शुरू हो जाती है। बीच का जो 4-5 इंच की जगह है वो सुरक्षित जगह है, उस जगह में उंगली से हम सिलेंडर के रेगुलेटर को दबा करके आग को बुझा सकते हैं। अरे फायर इंजन को ट्रैफिक में फंसा दिया, इसके रास्ते से हट जाओ। अरे गुच्चू, ये तो सिर्फ खिलौना है। मैं सचमुच के फायरमैन को भी बुला सका हूँ। अच्छा बच्चू, तो मैं सुपरमैन को बुला दूं क्या? अगर ये बात है तो ये लो। लेकर दिलों का चैन, लो आ गया फायरमैन। हाथ में पानी और साबुन सी झाग, बोलो कहाँ लगी है आग? आग तो कहीं नहीं लगी, हम तो यूं ही। ओफो, मैं कहीं आग बुझा सकता था, किसी की जान बचा सकता था। अरे आप यहाँ किस लिए? इन बच्चों ने 101 नंबर घुमाया, सो मैं यहाँ चला आया। आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने बच्चों का ध्यान रखना अच्छे से जानते हैं। इनके अच्छे भविष्य के लिए हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं। इनके भविष्य का माना आपको अच्छा ज्ञान है, मगर कभी इस घर में आग लग जाए तो बचने का कोई सेफ स्केप प्लान है? एस्केप प्लान? चलो तुम सबको एक खेल खिलाता हूँ, उसी के साथ सेफ स्केप प्लान के राज बताता हूँ। बोलो, है मंजूर? यस! तो ये लो, अब इस घर का नक्शा बनाओ और आग लग जाने की स्थिति में कहां से निकलना है वो भी बताओ। वाह, सबने अच्छे से अच्छा ड्राइंग बनाया, मगर आग लगने पर कैसे सेफ निकलना है ये किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूँ। आग अगर घर में लग जाए, छोटे बड़े और अपंग मुख्य द्वार से बाहर जाएं। लेकिन अगर मुख्य दरवाजे से निकलना मुश्किल हो तो? अगर मुख्य द्वार से मुश्किल हो जाना, पहले से सोचा दूसरा स्केप रूट अपनाना। अगर दूसरा रूट भी गड़बड़ हो तो? कोई सेफ रूम देखकर जिसमें हो टेलीफोन और खिड़की खुलती हो बैठ जाना और 101 पर फोन घुमाना। अब हम ये प्लान पहले से बनाकर रखेंगे। ओह, आप लोगों को समझने में नहीं लगी जरा सी भी देर। इसका मतलब हम मिलकर खेल सकते हैं एक और खेल। हाँ, मजा आएगा। गुप अंधेरी हो रात, सो रहे हो सब एक साथ, घर में लग जाए जो आग तो क्या करेंगे आप? मत चिल्लाओ, शांत हो जाओ। घर में लग गई है आग, सबको बताओ। नो नो, कोई सामान नहीं, सिर्फ खुद को बचाओ। कम ऑन, जल्दी बाहर जाओ। नो, दरवाजा खोलने से पहले उल्टे हाथ से अंदाजा लगाओ। घर हो ये गर्म तो साफ है, दरवाजे की दूसरी तरफ आग है। दरवाजा भी चल रहा है। अब हम क्या करें? किसी सेफ कमरे में फट से घुस जाओ। फिर पहले दरवाजे के नीचे गद्दे लगाओ, धुआं अंदर ना आने पाए, पूरा दिमाग लगाओ। अब क्या करें? खिड़की खोलो, मदद चाहिए, आवाज लगाओ। बचाओ, मदद! एक आदमी फोन उठाओ और 101 नंबर घुमाओ। अंकल, यहाँ आग लगी, हमें बचाओ अंकल, हम यहाँ फंस गए हैं। ऐसे नहीं, शांति से। ओके, हमारा पता है बिल्डिंग नंबर 7 माल रोड मदर डेयरी के पास। गुड। वाह, तुम तो कमाल हो। बचाओ, बचाओ आग! अरे अरे रुको, भागो नहीं। कपड़ों पर अगर कभी आग लग जाए, भागो नहीं, बल्कि जमीन पर लेटकर घूमो ताकि हवा से आग और न भड़क पाए। जो लोग ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं वो तो। चलो मेरे साथ। किसी भारी चीज से शीशे को नीचे से तोड़ो, कांच आपको नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन पर कोई मोटा तौलिया या कंबल रख छोड़ो। वो अगर आप ऊंची मंजिल पर तो बेडशीट से रस्सी बनाओ और उसके जरिए नीचे उतर जाओ। तो कैसा रहा यहाँ तक का सफर? और इसके अलावा क्या है? अगर कहीं धुआं इकट्ठा हो जाए, फायर अलार्म हमें फट से बताए। फायर अलार्म जान बचाता है। अब हमें सोना है। जब भी रात को सोने जाओ, बिजली के सारे उपकरण बंद कर जाओ। ओके बच्चों, गुड नाइट। हमें बहुत मजा आया। आग से बचने के लिए पहले ही सेफ स्केप प्लान बनाओ। कोई जानकारी चाहिए?
तो बैठे क्यों हो, मुझे फोन लगाओ। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम एक वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और पिछले 70 से 80 दिनों तक हम अपने घरों में बंद हैं। इस दौरान हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, खासकर बच्चों के व्यवहार पर। बच्चों, आप घरों में बंद हैं, आपको खेलने का मन करता है, आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आप वो कर नहीं पाते हैं और आपके मन में बहुत सी बातें हमेशा चलती रहती हैं। तो जो आपके मन में बहुत से सवाल उठते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने हमारे बीच डॉक्टर मनोज कुमार सर को बुलाया है, जो कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार में एज मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बच्चों। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर मनोज कुमार सर पिछले 12 से 13 सालों से बच्चों के इन्हीं विषयों पर कार्यरत हैं और बच्चों के विषय में बहुत सी सूचनाएं और जानकारियां देते हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बहुत सी चर्चाएं करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे जो हैं वो घरों में बंद हैं जी। और उनके मन में बहुत सी उथल पुथल होती रहती हैं क्योंकि बच्चे मन से चंचल होते हैं। बिल्कुल। और उनके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी सर आपसे कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे बच्चों को ये बात बताइए। सबसे पहले तो मैं बच्चों आप लोगों को आज इस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम आपके लिए है और मैं आपके लिए आया हूँ। मैं आपसे बात करूँगा सीधे तौर पर। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मान के चलिए कि 22 मार्च से आप घर में हैं, आप स्कूल भी नहीं जा रहे, आपके फाइनल एग्जाम भी कुछ बच्चों का फंसा हुआ होगा, कुछ बच्चे घर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इन हालात में आपके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। जैसे आपके मन में उतार चढ़ाव हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनका मन में चढ़ाव होता है, वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, उनका बातचीत करने का जो तौर तरीका होता है वो काफ़ी बदल जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जिनका मूड एकदम नीचे चला गया है, वो एकदम शांत हो गए हैं, स्थिर पड़ गए हैं और लोगों से जुड़ना नहीं चाहते हैं, माता पिता की बात नहीं मानना चाहते हैं, एक कमरे में बंद हैं और खुलकर अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेज भी चल रहे हैं, हाँ, तो उसमें भी कई बच्चों को देखा गया है कि जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये तमाम तरह की समस्याएं अभी इस लॉकडाउन पीरियड में चल रहा है बच्चों को। मैं डेली आप लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए भी हैं और मैं उनकी समस्या का समाधान भी कर रहा हूँ। सर, देखा जाता है कि अभी जो जितने स्कूल हैं वो सभी ऑनलाइन जो ये एग्ज़ाम होता है या क्लासेस करवाते हैं, लेकिन आपने जो अभी कहा कि उसमें बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सच्चाई है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है सर? इसका बच्चे चूंकि स्वभाव से बहुत कोमल होते हैं और वो हमेशा वहीं जुड़ना चाहते हैं जहां उनको इमोशनल सपोर्ट मिले। अभी जो आप देख रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, तो इसका एक व्यापक असर बच्चों पर पड़ा है। जैसे आपके मन में भी बच्चों होता होगा कि मैं घर में क्यों हूँ, लोग पापा क्यों नहीं काम पर जा रहे हैं, या फिर मैं अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिल रहा हूँ। तो इस तरह से आपके मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं और बहुत सारे ऐसे आप बच्चे हैं जो आप खेलना चाहते हैं, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, आप स्कूल को मिस कर रहे हैं और अपने जो अच्छे टीचर हैं उनको आप याद कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप के सामने एक सबसे बड़ा समस्या होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज के बारे में। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आती है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि बच्चों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो कोविड-19 का जो संक्रमण फैल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बातें बहुत कही गई हैं। तो कुछ ऐसा बताइए सर कि बच्चे कौन से ऐसे खेल विधि करें या खेल करें जिससे कि बच्चों के मन में अच्छी बातें आएं और उनका जो व्यवहार है वो भी बदले।
देखिए मैं बच्चों आप लोग से सीधे तौर पर यह कहना चाहूँगा कि अभी आप अपने घर में हैं, अपने भाई बहन के साथ हैं, अपने माता पिता के साथ हैं, और बहुत जगह पर ज्वाइंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट है, दादा दादी भी होते हैं, कहीं कहीं आप अकेले सिर्फ माता पिता के साथ होंगे। तो आपको यह कोशिश करना चाहिए कि अभी इस पीरियड में आपको अपने माता पिता को दोस्त मानना चाहिए और अपने माता पिता पर पूरा यकीन करना चाहिए। उनके साथ आप कुछ गेम कर सकते हैं, उनके साथ आप संवाद स्थापित कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं, और उनसे आप एज ए टीचर उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं, वो आपके सारे जवाब देंगे। दूसरी चीज है कि हमें तो घर में फील्ड में जाके खेलना नहीं है, मैदान में जाना नहीं है, तो हम घर का छत इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का आंगन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें अपने माता पिता को भी उस खेल में शामिल कर सकते हैं। हम छोटे छोटे खेल जिसमें कोई रिस्क नहीं है वो छोटे छोटे खेल खेल सकते हैं। जैसे लड़कियां हैं जो स्कीपिंग कर सकती हैं, और जो लड़के हैं वो बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे खेल हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। आप याद कीजिए जब आप स्कूल में जाते थे तो आपका एक नियमित रूटीन होता था, तो हो सकता है कि आपके पापा मम्मी आपको कम समय देते थे, और इस दौरान अभी आप अपने पापा मम्मी से ज्यादा चीजें जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि एक खेल मैं आपको बताता हूं, आप अपने पापा मम्मी के जीवन के बारे में पूछिए, उनके जीवन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने दादा दादी के जीवन के बारे में पूछिए, और उनके जीवन में क्या हुआ, वो कैसे सफल हुए। ये एक खेल है, और इस खेल को भी अगर आप अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपका मोटिवेशन हाई होगा, और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको तनाव नहीं होगा, और आप अपना पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, आपके कहने का ये मतलब हुआ, ये जो समय है, इस समय में बच्चे और उनका जो रिलेशन है उनके माता पिता दादा दादी से, वो काफी करीब हो सकता है अगर बच्चे आपकी इस बातों को अमल करें। बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न ये है सर कि आज जो हम बंद हैं, लॉकडाउन में हैं, तो बच्चों में ऐसे कौन कौन से लक्षण देखे जा रहे हैं, ये कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको देखने को मिल रहा है, उन समस्याओं के बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए सर। जी, वर्तमान समय में बच्चों आप लोग देखते होंगे कि सुबह जब आप उठते हैं तो उठने का आपको मन नहीं करता होगा, आप लंबे समय तक सोना चाहते हैं। आप जब रात में सोने जाते हैं तो कई बार देर तक आप जगे रह जाते हैं, और कई बार होता है कि आपको सुबह कोई रूटीन फॉलो करने का मूड नहीं होता। तो इस तरह से जो बच्चों में अभी ज्यादातर डिप्रेशन के केसेज हैं, बच्चे उदास हो गए हैं, उसका कारण बच्चों को मालूम नहीं होता है ना बच्चों। और दूसरी चीज होता है कि कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आप चाहते हैं कि माता पिता आपकी बातों को समझ जाए, और आप बोलना नहीं चाहते हैं, बिना बोले आपके माता पिता समझ जाए, ऐसा आप सोचते हैं। तो होता क्या है कि इसको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम कहते हैं, कि कई बच्चों को पेट दर्द है, सर में दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, कोई बच्चा को खाना उल्टी जैसा होता है, उल्टी जैसा मन होता है, तो इसको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो ये जैसे आप ये ऐसे समझिए छोटा सा चीज, कि जब आप किसी से बात नहीं करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, और जैसे ही आप उदास होते हैं तो आपके मन में बहुत सारे डर हो जाते हैं, असुरक्षा की भावना हो जाती है, चारों तरफ अनिश्चित माहौल है, और उसमें आप निश्चित नहीं रह पाते हैं किसी बात पर। तो इसी दौरान अगर आपको कोई कुछ कहता है तो वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी बातों को माता पिता समझ जाएं, और जब माता पिता आपकी बातें नहीं समझते हैं तो आप कुछ हरकतें करते हैं। कई बार आपके माता पिता को गुस्सा आ जाता है, आप पिटा जाते हैं, या फिर माता पिता हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन हम सब बच्चे को ये जिम्मेदारी होती है कि माता पिता को भरपूर सहयोग करें, उनके काम में, मम्मी के काम में थोड़ा बहुत तो हम हेल्प कर ही सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आपने सर। जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, हम कुछ ऐसे नियमित दिनचर्या को अपना लें जिससे बच्चों की इन समस्याओं का समाधान हो सके। बच्चों के मन में जो बातें चल रही हैं, बच्चे जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें क्या, तो कुछ ऐसे शेड्यूल या दिनचर्या का बताइए जिससे कि सुबह से शाम तक बच्चे उसको अपनाएं और इस माहौल से वो निकल सके, ताकि उनका मानसिक या बौद्धिक या मन में जो भी व्यवहार में बदलाव आए वो सही सकारात्मक रूप में आए। जी, मैं बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं और आपकी पढ़ाई अभी दूरदर्शन के माध्यम से हो रही है,
तो सबसे पहले आप अपने जीवन का एक सबसे ये अहम आपका पल है, इस समय आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए और रूटीन में वो हर चीज शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल ही रहे हैं। आपके रूटीन सुबह से शुरू होती है। सुबह आप उठिए, सही समय पर, जो उठने का जो समय है उस समय ही आप उठिए। आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज, व्यायाम को भी आप शामिल करें, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, आपको नाश्ता नहीं भूलना है, आपको सुबह का नाश्ता करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि आप जो शेड्यूल में स्कूल जाते थे उसी शेड्यूल से आपको पढ़ने के लिए घर में बैठना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खेलना भी नहीं भूलना है। दोपहर में नियत समय पर आपको लंच लेना है, शाम में आप जो खेलते थे उसी टाइम में आपको खेलना भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने घर वाले से आपको बातचीत करना है, उनके बातचीत में शामिल होना है। आपने जो दिन भर किया उसको आप चाहे तो डायरी में लिख सकते हैं। और अपने माता पिता से आप जुड़े रहिएगा तो आपको तनाव कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो रात में बिल्कुल ज्यादा देर तक जगे नहीं रहना है। आप जो नियत समय पर सोते थे और नियत समय पर उठेंगे तो आप में तनाव नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने। बच्चे अगर आपकी इन बातों पे अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक उनके व्यवहार में बहुत सुधार आ सकता है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगी सर कि आजकल बच्चों को देखा गया है लगभग सभी घरों में, इवन कि हमारे घरों में भी बच्चे जो हैं वो देर रात तक मोबाइल पे लगे रहते हैं और मोबाइल पे गेम खेलते हैं, कार्टून्स देखते हैं। और काफ़ी देर तक मोबाइल पे रहने का मतलब है कि उनके आंखों की दृष्टि में कुछ ना कुछ उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है सर। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों, अभी ये जो 2020 है ना, ये 2020 है, डिजिटल लर्निंग का दुनिया है। इसमें हम सब डिजिटल लर्निंग करने वाले हैं। आप जो ये माध्यम देख रहे हैं ना, दूरदर्शन से आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये डिजिटल लर्निंग का एक माध्यम है। तो मोबाइल भी एक डिजिटल लर्निंग का, एक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। हम अगर आपके पास मोबाइल का जो आपके घर में अगर मोबाइल है तो वो मोबाइल के बारे में आप क्यूरियोसिटी आपके मन में होती है कि उसमें और क्या क्या चीज है। डिफरेंट ऐप पर आप चले जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पर आप चले जाते हैं, तो कई बार जाने अनजाने आप गलत चीजों को भी अपने अंदर आने का मौका देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर मोबाइल का यूज करते हैं या कोई एप्स का यूज करते हैं तो इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, तो आप में क्रिएटिविटी आएगी। और जब आप में बुद्धि और क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आप में ज्ञान आएगा और वही ज्ञान आपके जीवन को संवारेगा, सजाएगा, आपको सफलता के ऊपर आगे तक ले जाएगा। सर, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मैं उम्मीद करती हूं बच्चों कि सर के द्वारा जो भी बातें बताई गई आप लोगों को, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ सकता है। और बच्चों, मैं आप लोगों से सीधे तौर पर जुड़ गया हूं। आप मुझे 7 दिन 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए। आप अपना कोई भी क्यूरियोसिटी, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा होता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, पेपर पेंसिल का यूज कीजिए, लिखिए 9 8 3 5 4 9 8 1 1 3। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। और कह दीजिए सर। 9 8 3 5 4 9 8 1 1 3। इस पर मुझे आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और मुझे आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। मैं आपके प्रश्नों के साथ फिर आपके साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। बच्चों, सर ने जो आपको अपना नंबर दिया है उस नंबर पे आप बराबर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत से इससे जुड़े सवालों का जवाब इनसे ढूंढ सकते हैं। सर, इस कार्यक्रम में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको अगलगी से होने वाले खतरे एवं उससे बचाव के बारे में बताया गया। उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। तो चलिए, हर बार की तरह इस बार भी हम क्विज खेलते हैं। आज जो आपने सीखा उसके आधार पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको अपनी कॉपी और कलम में उसके विकल्पों को देखते हुए सही उत्तर का
चयन करना है। तो आप सब लोग तैयार हैं? चलिए हम लोग क्विज खेलते हैं। आज के सत्र के सवाल हैं। पहला, अगलगी की घटना हो जाने पर निम्न में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? आपके विकल्प हैं। फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर फोन करना चाहिए, अगर कमरे में फंसे हों तो रेंगते हुए निकलना चाहिए, पहले से चिन्हित किए गए निकास द्वार से निकलना चाहिए। उपरोक्त सभी ठीक है। इसके सही उत्तर हैं उपरोक्त सभी ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने है। अगर आपके पहने हुए कपड़े में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। बचाने के लिए किसी का इंतजार करना चाहिए, आग को अपने हाथों से बुझाना चाहिए, जहां है वहीं रुक जाएं, फिर जमीन पर लेटकर गोल गोल लुढ़कना चाहिए, अपने ऊपर पानी डालना चाहिए। इसके सही जवाब हैं जहां है वहीं रुक जाएं, फिर जमीन पर लेटकर गोल गोल लुढ़कना चाहिए, जिसे रुको, लेटो और लुढ़को की कार्रवाई भी कहते हैं। अगला सवाल, विद्यालय में अगलगी से बचाव के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? इसके विकल्प हैं। रसोई घर के पास हमेशा 2 बाल्टी पानी और जूट का बोरा भिगोकर रखना चाहिए। दूसरा, बिजली का कनेक्शन तथा ढीले ढाले लूज तार नहीं होने चाहिए। तीसरा, विद्यालय के आसपास खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने देना चाहिए। चौथा, बाल्टी में हमेशा बालू भरकर रखना चाहिए। और पांचवा, उपरोक्त सभी ठीक हैं। इसके सही जवाब हैं अंतिम या अर्थात उपरोक्त सभी ठीक हैं। अगला सवाल, अगर आपके पहने हुए कपड़े में आग लग जाए तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है झुको, ढको और पकड़ो। दूसरा, रुको, लेटो और लुढ़को। तीसरा, रुको, पकड़ो और बोलो। चौथा, झुको, लेटो और बैठो। बच्चों आप ध्यान दें, आज आपको इसके बारे में बताया गया। इसका सही जवाब है ख, अर्थात रुको, लेटो और लुढ़को। अब हम इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आग लग गई तो सबसे पहले हमें रुकना है, फिर लेटना और फिर लुढ़कना है, जिससे शरीर में लगी आग बुझ जाएगी। अगला सवाल, आग से सुरक्षा हेतु आपके विद्यालय में किस प्रकार का उपकरण होना आवश्यक है? इसके विकल्प हैं। पहला, अग्निशमक यंत्र। दूसरा, बालू से भरा बोरा। तीसरा, पानी से भरी बाल्टी। और चौथा, उपरोक्त सभी ठीक है। आपको जरूर इसका उत्तर पता होगा। सही उत्तर है उपरोक्त सभी ठीक है। अगला सवाल, आग के दृष्टिकोण से निम्न में से किस प्रकार के कपड़े सबसे ज्यादा ज्वलनशील होते हैं? तो इसके विकल्प हैं। सूती कपड़े, नायलॉन, टेरलिन एवं सिंथेटिक कपड़े। फिर तीसरा, जूट के कपड़े। चौथा, सिल्क के कपड़े। इसके सही उत्तर हैं नायलॉन, टेरलिन एवं सिंथेटिक कपड़े। ये कपड़े बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और इसमें तुरंत ही आग पकड़ लेती है। बच्चों, हमने आपसे 6 प्रश्नों को पूछा और आशा करता हूं कि आपने इसका सही जवाब भी दिया होगा। तो अब बच्चों, अपने कॉपी में दिए जा रहे होमवर्क को नोट कर लें, जिसे आपको पूरा करना है। आपका होमवर्क है, गृह कार्य है। बच्चों, आज आपने अगलगी से होने वाले खतरों की पहचान करने के बारे में सीखा तथा इससे बचाव के संबंध में क्या करें और क्या ना करें भी जाना। इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही शरीर में आग लगने के उपरांत रुको, लेटो और लुढ़को की प्रक्रिया का अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, नमस्ते। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नए क्विज के साथ। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना कर रहा है। इस कारण से आपका विद्यालय लगभग विगत 2.5 माह से बंद है
और आप घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आप अवगत हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बरकरार रखने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत ही सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आपको आपदा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना एवं उसके कुप्रभाव से कैसे बचा जा सके इसका अवगत कराना। कोरोना वायरस के कारण भी आपकी पढ़ाई बाधित है, इसके बारे में भी हम समय समय पर जानकारी दे रहे हैं इस योजना के माध्यम से। हमारे सुरक्षित शनिवार के तहत एक वैगन व्हील 48 शनिवार का पूरे वर्ष की सारणी बनाई गई है और इस सारणी के तहत हम विभिन्न 48 शनिवार के तहत विभिन्न आपदाओं के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम की महत्ता और भी अधिक हो जाती है क्योंकि हमारा प्रदेश पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार की आपदाओं को झेलता है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रत्येक शनिवार को इस कार्यक्रम को अवश्य देखते होंगे और इसके बताए गए बातों का अनुसरण भी करते होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप प्रत्येक शनिवार को खुद भी देखें, अपने दोस्तों, सहपाठियों एवं परिवारजनों को भी इसको देखने के लिए प्रेरित करें। पुनः आपसे यह भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में मुझे अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे हम लोग मिलकर इसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। आज आपने इस कार्यक्रम में अगलगी से संबंधित बहुत सी नई बातें सीखी और जानी। इसी बीच आप लोग को एक वीडियो भी दिखाया गया जो आप लोग को काफ़ी रोचक लगा होगा और हमारी एसडीआरएफ टीम के मॉकड्रिल के माध्यम से आप लोगों को अगलगी से संबंधित उसके बचाव के संबंध में बहुत से उपाय और तरीके भी बताए गए। बच्चों, आज आप जिस कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में आप अपने आप को मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी आज आपने जाना और सीखा। आज आप लोग को क्विज में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत से नए प्रश्न जो पूछे गए और आप लोग को होमवर्क भी दिया गया जो आप लोग को करना है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपने कुछ नई बातें ज़रूर सीखी और जो आपने सीखा वो आप अपने माता पिता, परिजनों और दोस्तों को अवश्य बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अगले शनिवार को एक नए विषय पर ढेर सारी जानकारियां लेकर आपसे फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है प्रत्येक शनिवार सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।